रिश्ते का एक मान होता है, मर्यादा होती है, गरिमा होती है, एक पाकीज़गी होती है। और जब ये मर्यादाएं लांघी जाती हैं तो जन्म लेती है अशांति। हम चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, कितने ही गतिशील क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब तक हम अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से नहीं निभाएंगे, तब तक हम उनका आनंद नहीं उठा पाएंगे और रिश्तों में दरारें बनी रहेंगी। रिश्ते नजदीकी हो या दूर के, जब इनमें घुलता है स्वार्थ का जहर, तो जज्बात दम तोड़ देते हैं और हालात तनाव और हिंसा से भर जाते हैं और कभी कभी जुर्म के रास्ते भी खुल जाते हैं। हमारी आज की कहानी रिश्तों की इन्हीं पेचीदगियों को उजागर करती है। चलिए हटिए, हटिए, हट गया ना। एक्चुअल मौत का कारण तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। यहाँ पे काम कौन कौन करता है? सर मैं हूँ, ये मिस नायडू है जो बुकिंग देखती है, और हिमानी मैडम थी जो अकाउंट और मैनेजमेंट देखती है। हिमानी मैडम का है? सर 3 दिन से बम्बई गई है, उनका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई झगड़ा? सर मोहन सर का और हिमानी मैडम का पिछले हफ्ते जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सारी पेमेंट की एंट्रीज पे गड़बड़ है। सर आप भी जानते हैं कि मैं मेरा काम अच्छे से ही करती हूँ। क्या खराब काम किया तुमने? सर आपने जो स्टाफ हायर किया है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कौन क्या करता है ये तुम्हें देखना है। मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए अभी। उसके बाद? सर मंडे हिमानी मैडम आई, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, पर पिछले 3 दिनों से वो नहीं आई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। पाटिल सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मोहिते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमानी ने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया? पता करो हिमानी कहाँ है, ढूंढो उसे, उसके घर में पूछताछ करो। हो सर। ऑफिस के सारे स्टाफ से पूछताछ करो, सीसीटीवी फुटेज लो, वॉचमैन से भी पूछताछ करो, मोहन और फर्म के सभी बैंक अकाउंट डिटेल लो, सारे स्टाफ के फोन नंबर लो और पता करो उनके घर कहाँ है। सर आपके पति मोहन पाटिल घर से कब गए? ज्या दिवशी मर्डर झाला ना साहेब, उसके 1 दिन पहले गए थे। कोल्हापुर गए थे कुछ काम से, उशीर झाला असेल साहेब, इसीलिए ऑफिस चले गए होंगे। अक्सर करते थे वो ऐसा। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, स्टाफ से, ऑफिस मध्ये कोणाशी काय? नहीं साहब, वो ऑफिस की बातें कभी नहीं करते थे घर पे। उन्होंने कभी आपको हिमानी के बारे में बताया? नहीं साहब। उन दोनों के बीच रिश्ता कैसा था? ऑफिस वाला था साहब, म्हणजे वो कभी हमारे घर में नहीं आई, पर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसे। अक्सर खेलने जाते थे उसके घर पे। अच्छी लड़की है वो, अब तक शादी नहीं की उसने। आपको उन दोनों के रिश्ते को लेकर कभी कुछ शक? नहीं साहब, मैं जानती हूँ उसको, आज सका ही नहीं है। काय झालं रे हे सगळं, काय झालं? बेटे, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? अच्छा चलो, कुओं की वैन आने वाली है, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ गई ये लड़की, कहकर गई थी कि बाहर जा रही है।
मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। ना शादी की, ना घर बसाया, बस मेरी छाती पर बैठी है। वॉचमैन, कब से रह रही है यहाँ? तुम कौन हो? यहाँ बताओगे या थाने में? ये मोहन पाटिल और हिमानी के भी जरूर कुछ चल रहा होगा। प्रभा बता नहीं रही, अपने पति की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। तो हिमानी की माँ को हिमानी का फोन नहीं आया, और जब हम ट्राई कर रहे हैं तो हिमानी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। उसका फोन लोकेट करो और ट्राई करते रहो। साथ ही साथ मोहन पाटिल के बिजनेस सैलरी और पैसों का एंगल भी चेक करो। बैंक अकाउंट, फोन रिकॉर्ड्स ऑन प्रायोरिटी। आस पड़ोस से कड़ी पूछताछ करो और पूरी इन्फॉर्मेशन करो। आपकी बिल्डिंग में जो मोहन पाटिल रहते थे, उनका अपने परिवार के साथ रिश्ता कैसा है? सर, ये मोहन पाटिल है ना, हमेशा अपने घर में झगड़ा किया करते थे। साहब, एक दिन देखा मैंने मोहन पटेल ने अपनी बेटी का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका समझ में नहीं आया। अगर वो इस घर में नहीं रही है ना, तो उसका सामान भी ये घर में नहीं रहेगा। सर, आसपास के लोगों से पता चला कि मोहन पाटिल बहुत ही खड़ूस और झगड़ालू किस्म का है। लोगों पे खून चलाने की आदत थी, तो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ गया तो उसे गुस्सा आता था और उस आदमी को तकलीफ देता था। तो बेसिकली एक अच्छा आदमी नहीं था। तो इसके अलावा उसकी एक बेटी थी, प्रीति। एक्सीडेंट कब, कहाँ, कैसे हुआ? और ये प्रीति अलग क्यों रहती थी? कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? पता करो, इस प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बेटी का एक्सीडेंट, बाप का खून, कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन ये सब माने क्यों नहीं बताया? तो शायद उसे लगाओ कि उस एक्सीडेंट और इस मौत में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर भी हम पता करेंगे। टिफिन टिफिन विधि, ये तुमने किया है क्या? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। पुणे में मोहन पाटिल की रहस्यमय हत्या और अतीत में उसकी बेटी प्रीति की मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में अज्ञात मौत। क्या एक ही परिवार में होने वाली ये दो मौतें महज एक इत्तेफाक था या फिर इन दोनों के बीच में कोई गहरा ताल्लुक था? पुलिस के लिए ये केस नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे इनकी परतें खुलती जाएंगी तो सामने आएंगी कुछ ऐसी कहानियां जो शायद सोच से भी परे हों। सर, हिमानी का फोन मुंबई में ट्रेस हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही क्योंकि फोन कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। मोहन पाटिल के अकाउंट का एनालिसिस? सर, मोहन पाटिल के अकाउंट बुक्स और कॉल रिकॉर्ड्स से पता चला है पिछले 2 महीनों में उसके अकाउंट में एक बार 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुए, उसके 1 महीने बाद 2 लाख कैश विड्रॉ। इसके अलावा और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। मोहिता, पता करो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कहां से और क्यों हुए। सर, Hey. Round the paper. I will. और जैसे मेरा एग्जाम खत्म होगा, मैं सबसे पहले जॉब ढूंढ लूंगी। तुम कितना कुछ कर रही हो हमारे लिए। No. मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है। No, 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 no. तुम्हें आगे पढ़ाई भी करनी है और पीहू का ख्याल भी रखना है। Take care. बाय। Bye. बाय। सब पैसे मोहन पाटिल ने डिपॉजिट किए और मोहन पाटिल ने ही विड्रॉ किए। क्या उसका रिफ्लेक्शन हिमानी के अकाउंट्स में है? नहीं सर, पैसे किससे आए, किसे दिए, कुछ पता नहीं चल रहा। अकाउंटेंट हिमानी से बात है? सर, वो फोन आंसर नहीं कर रही है। सुबह उसकी मोबाइल की लोकेशन मुंबई के मलाड एरिया की। मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने के लिए कहा है। सर, ज्यादा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली।
लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमानी यहाँ पुणे से मुंबई क्यों जाती थी। वही तो, हिमानी को जल्द से जल्द ढूंढो, उसकी फोटो शेयर करो नेट पे। सर हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो मोहन पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ और पता चला? सर उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो मुंबई अक्सर जाया करता था, लेट इवनिंग पहुँचता था और अगले दिन सुबह वापस आ जाता था। ऐसा कौन सा बिजनेस करता था रात में? उसके फोन के मुंबई लोकेशन को ट्रेस करो, पता करो कहाँ जाता था। सर एक और बात, पिछले महीने के 5 और 6 तारीख को मोहन पाटिल के नंबर से एक नंबर पे कई बार कॉल्स हुए। उसके बाद 2 दिन तक कुछ नहीं। फिर 9 तारीख को उस नंबर पे फिर से 2 बार कॉल किया गया। पर सर 9 तारीख को ही मोहन पाटिल के अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ हुए। मोहित, ये नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता करो किसका है। सर नीट खा बाळा, मग गुड बॉय होणार ना, बिग बॉय एकदम. आल्या 1 मिनिट. हेलो, हाँ बोल बिट्टू. माँ, माँ, कहाँ रह गई थी तू? पुलिस तुझे ढूंढ रही है. सर हिमानी अपने घर वापस आ गई है। ठीक है, चलो। सर मेरा झगड़ा हुआ था और हमेशा होता था। जब देखो खुद की खरी करते थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उनको। जिस दिन मोहन पाटिल की हत्या हुई थी उस दिन सुबह तुम कहाँ थी? मैं मेरे पर्सनल काम से मुंबई गई थी। 1 सेकंड, ये रहे होटल के बिल्स। सर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, बिल संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, वही तो, होटल से वेरीफाई करो। सर सर विक्की लॉज वालों ने कंफर्म किया है हिमानी उन्हीं के यहाँ। उस दिन सुबह सर वही थी, उसने चाय मंगाई थी जिसमें अदरक नहीं था, इसलिए उसने वेटर से झगड़ा भी किया था। कोई तो कनेक्शन जरूर है। लड़की बहुत ही स्मार्ट है, देखा नहीं कितना शांत और सॉर्टेड पेश आ रही थी। फिर कुछ तो और था, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। मोहन पाटिल के पास जो फोन नंबर था उसका क्या हुआ? फिर उस नंबर पे हम फोन कर रहे हैं, फोन रिंग भी हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा। ठीक है, सुनो, अच्छा तुम बोलो पहले। तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? पता नहीं, आज बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। कल मेरा लास्ट एग्जाम है और उसके बाद लाइफ का एक पड़ाव खत्म। सही कह रही हो विधि, आज मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह से पुराने गंदे ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे। मुझे भी। विधि, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे अबॉर्शन करवाना है। क्यों? मेरे साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुई है मेरे साथ, इसलिए मैं प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट।
विधि और सोनम की जिंदगी में भी उलझे हुए रिश्तों ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। कहते हैं कि जो खुद तकलीफ से गुजरता है, जिस पर बीतती है, वो दूसरों के दर्द को समझता है। और शायद सोनम और विधि के बीच भी यही हुआ था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की मदद के लिए खड़ी थी। पर विधि की कोख में किसका बच्चा था? कुहू जैसी बच्ची को दोनों माँ बाप बनकर संभाल रहे थे, तो फिर अपनी कोख का बच्चा विधि को क्यों नहीं चाहिए था? लेकिन इस सब का मोहन पाटिल की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस इस केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी थी। सर तो नंबर स्विच ऑन झालाय पण कोणी उचलत नाही. मोहन पाटीलचं सिम कार्ड घेऊन ये. मोहिते, मोहन पाटिल का नंबर उसके पास होगा. अगर जान पहचान वाला होगा तो कॉल जरूर उठाएगा. सर रिंग हो रहा. चरण, मोहन पाटिल के बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक हमें यह पता चला है कि 9 तारीख को मोहन पाटिल ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए और ठीक उसी दिन उसकी एक फोन नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई और वो नंबर तेरा था. पेशे से तू पेशेवर कातिल है. अब ये बता कि मोहन पाटिल की तुझसे फोन पे क्या बात हुई थी और उसने तुझे 2 लाख रुपए क्यों दिए? बता. बता दो सब. उनकी बेटी थी प्रीति, मुंबई में पढ़ाई करती थी. उसी को मारने के लिए मोहन पाटिल ने मुझे सुपारी दी थी सब. ये सब तुम रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो. प्लीज प्लीज मुझे मत मारो. उसके बाद मैंने उससे और पैसे मांगे. उसने पैसे भी दिए. मोहन ने प्रीति के एक्सीडेंट में मौत हो गई ये बात मान ली सब. उस लड़की की लाश का क्या किया तूने? मोहन को दिखाने के बाद लाश को दफन कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगी. लेकिन अब तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता. आपकी बेटी प्रीति जिंदा है. आपके पति प्रीति से इतना नाराज क्यों थे? प्रीति का मुंबई जाना उन्हें मंजूर नहीं था. वो नहीं चाहते थे वो घर छोड़ के चली जाए. और वो एक रात भाग गई. उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत तमाशा किया उन्होंने. मत करो ना ऐसा, आपकी बेटी है वो. जब वो इस घर में नहीं रही है तो उसकी चीजें भी जलाकर मैं राख कर दूंगा. तो फिर प्रीति के मुंबई लोकेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो प्रीति मुझे फोन करती थी. प्रीति फोन करती है? नहीं, मतलब करती है ना, मुझे सब पता है. जरूर करती होगी. और जाऊं दे ना, उसका मन नहीं लगता यहाँ तो. मैं भी यही सोच रहा हूँ कि माफ कर दूं उसे. आखिर मेरी बेटी है, उसके साथ दुश्मनी करके करूंगा क्या? अगली बार फोन आया तो उससे कहना कि मैं सब भूल गया. एक बार घर आ जाओ. तो फिर प्रीति घर आई? नहीं साहब, खूब घबराने होती थी. फिर उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया और खुद चले गए उसके पास. ठीक, चलो. प्रीति घर से भाग गई. मोहन पाटिल ने अपनी मीठी मीठी बातों से प्रीति को पटा लिया और उसको मारने के लिए चरण को सुपारी की. और जब ये बात प्रीति को पता चली कि उसका बाप उसकी जान लेने पर उतारू हुआ, तो उसने अपने बाप को ही मार दिया. प्रीति जिंदा है, मतलब उसने ही मोहन पाटिल को मारा है.
इस प्रीति को ढूंढना पड़ेगा। मैं उनका लैंडलॉर्ड हूँ। प्रीति यहाँ रहती थी, उसके साथ पूनम भी यहाँ रहती थी। दोनों अच्छे क्लासमेट थे। प्रीति चली गई, उसके बाद पूनम भी चली गई। हाँ, प्रीति और पूनम एलडी कॉलेज में ही पढ़ती थी। उसके बाद बीच में नामालूम कहाँ चली गई। हाँ, एक लड़की वहाँ आती थी, प्रीति उससे बड़ी लगती थी। पूनम, प्रीति और मोहन पाटिल का क्या रिश्ता था? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने उसकी हत्या की और भाग गई हो? इस पूनम को ढूंढना पड़ेगा। प्रीति हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। ये पूनम ही हमें प्रीति तक पहुंचाएगी। एक काम करो, इन लोगों से पूनम का नंबर और एड्रेस निकालो। घे चपाती. आमटी आणू का तुला? पैसे जमा हो गए? चलो अच्छा हुआ. आंटी आमटी तुला? सर, पूनम मिश्रा का एड्रेस मिल गया है. चलो सर. पूनम मिश्रा. सर, प्रीति और मैं रूममेट्स थे, लेकिन सर प्रीति काफी डिस्टर्ब रहा करती थी. क्या हुआ प्रीति? देख, अपने काम से काम रख. Just don't interfere, okay? प्रीति की कोई और भी दोस्त थी? कोई खास, कोई बॉयफ्रेंड? जी हाँ सर, थी. सोनम अरोरा. सोनम अरोरा? सर, एक दिन लंच के लिए कैनवस रेसिडेंसी होटल के रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे प्रीति को अचानक से हंसते हंसते रोना आ गया, तो वो उठकर वॉशरूम चली गई. Excuse me. उसके पहले मैंने उस सोनम को कभी नहीं देखा था. इनफैक्ट मैंने प्रीति से भी पूछा कि ये सोनम है कौन, तो उसने कहा था कि जब मैं वॉशरूम में रो रही थी तभी ये सोनम वहां आई और उसने उसे काफी कंफर्टेबल किया और कुछ ही पलों में उसे लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं. और फिर एक दिन मुझे ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया. ये सब क्या है प्रीति? क्या मतलब तू उस लड़की के साथ क्या कर रही है? That's none of your concern. मेरी लाइफ है. But I'm concerned about you, okay? हेलो, तुझे रहना रहे वरना मत रहे. मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ प्रीति, just understand. Please, मुझे उसके साथ रहना है नहीं रहना, that is my decision. But मुझे बताएगी मेरी लाइफ के बारे में अब. सर, एक दिन मैं घर आई तो प्रीति नहीं थी. मैंने उसे घर में ढूंढा, उसे मैंने काफी फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था. प्रीति गायब हो गई थी और फिर मैं भी वहां से चली गई. हमें किसी भी तरह से प्रीति तक पहुंचना होगा. इस मोहन पाटिल के मुंबई कॉल लोकेशन को प्रायोरिटी से ढूंढो. मोहन पाटिल प्रीति से ही मिलने आया करता होगा, लेकिन क्यों? सर, मोहन पाटिल के मुंबई लोकेशन ट्रेस की जा रही है. कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी. हाँ डार्लिंग, मैं. चलो मेरे साथ. कल तुम्हारा आखिरी एग्जाम है. पेपर अच्छे से लिखना और इस पते पे आके मिलना, समझी? और तूने जो भी किया है ना, मुझे सब कुछ पता है. अगर तुम नहीं आई तो देख लेना. चलो मुझे. सर, मोहन पाटिल का मुंबई फोन रिकॉर्ड लोकेशन कैनवस रेसिडेंसी है. कैनवस रेसिडेंसी? ये पूनम ने भी इसी होटल कैनवस रेसिडेंसी के बारे में बताया था ना? हो सर, प्रीति को उसकी दोस्त सोनम वही मिली थी. मोहन पाटिल भी इसी होटल में जाता था. क्यों? मोहिते,
दामले के साथ जाओ और इस होटल की सारी डिटेल मंगवाओ। सर। ओके सर। और तूने जो भी किया है ना वो सब मुझे पता है। अगर तू मुझे नहीं मिली तो देख लेना। क्या हुआ विधि? बीती बातों को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। चलो अब सो जाओ। सर मोहन पाटिल उस होटल में अकेले आता था। सोनम भी उसी होटल में काम किया करती थी और मोहन का कमरा सोनम अपने नाम पे बुक करती थी। ये सोनम प्रीति की पार्टनर है ना? यस सर। सोनम और मोहन पाटिल में क्या कनेक्शन हो सकता है? सोनम की कॉल डिटेल्स और बाकी की रिपोर्ट निकालो। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ओके सर, हिमानी मुंबई में ही थी, लेकिन सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और चेहरे पे तेजाब भी फेंका गया। सर ये फोन मिला, यहाँ से आखिरी कॉल किसी जान को किया गया था। जान? पता करो जान कौन है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हिमानी जब यहाँ किराए पे रहती थी तो पिछली बार होटल में क्यों रुकी थी? पूरे घर की छानबीन अच्छे तरीके से करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसके कॉल डिटेल चेक करो। सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया, बाद में तेजाब मारा गया। ठीक इसी तरह से मोहन पाटिल को भी मारा। मोहन पाटिल की हत्या के मामले में पुलिस को हिमानी पर शक था, लेकिन उसकी भी हत्या हो गई, और वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि मोहन पाटिल की हुई थी। उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया था। इन दोनों की हत्याओं के बीच में ताल्लुक क्या था? कातिल ने एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों को अपना निशाना क्यों बनाया था? क्या कातिल दोनों का दुश्मन था? अब भी कई राज खुलने बाकी थे, कई खुलासे होने बाकी थे। हिमानी हमारे शक के दायरे में थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया। पूना में उसकी मां को इन्फॉर्म करो और पता करो कि उसके नंबर के साथ ये जो जान का नंबर है वो किसका नंबर है। इस केस का मोहन पाटिल के केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर ये जान वाला नंबर किसी विधि के नाम पे रजिस्टर्ड है, और विधि एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये विधि को किसी चाहने वाले का मामला लगता है, और शायद इस जान को चाहने वाला कोई और ही था। हिमानी और विधि का भी कोई अफेयर रहा ही होगा, इसी वजह से हिमानी को खत्म कर दिया। पता करो इस विधि का कॉलेज लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड था? ये विधि है, ये प्रीति है। प्रीति अभी जिंदा है और ये सोनम अरोड़ा इसकी खास दोस्त है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस लड़की की अपने बाप मोहन पाटिल से बिल्कुल भी जमती नहीं थी। इसकी वजह से उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपने बाप की हत्या की और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर विधि बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। सर मतलब प्रीति उर्फ विधि ने मोहन पाटिल के साथ साथ हिमानी को भी मार दिया? विधि के नाम पे जो फोन रजिस्टर्ड है उस एड्रेस पे जाओ, सोनम भी मिलेगी। ओके। सोनम जी विधि का है? सर विधि कल रात से घर नहीं आई। इवन मैं भी उसको बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, वो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है।
पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। जी सर। सर, ये बच्चे मिली अंदर। ये बच्चे किसकी है? सर ये बच्ची मेरी और विधि की है, हमने अडॉप्ट की है। सोनम, ये बच्ची अकेले से तुम्हें लेकर नहीं जा रहे, लेकिन बिना हमारी परमिशन के तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती, और जैसे ही विधि आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी। सोनम पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, वरना ये प्रीति को अलर्ट कर देगी और ये समझ जाएगी कि हमने इसका और मोहन पाटिल का राज जान लिया। बाहर से नजर रखो इस पर, जैसे ही प्रीति आए खबर करो। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ उस गिरेबान तक पहुंच ही गए जिसके लिए जाल बिछाया गया था। तो अब क्या ऐसे पन्ने खुलने वाले थे जो अब तक नजरों से ओझल थे? क्या मोहन पाटिल और हिमानी की हत्याओं के राज अब सामने आने वाले थे? क्या विधि और सोनम का ही हाथ था इन हत्याओं में? प्रीति को मारने के लिए मोहन पाटिल ने एक पेशेवर कातिल चरण को सुपारी दी, लेकिन चरण ने प्रीति को मारा नहीं, क्योंकि प्रीति ने उसे एक बहुत बड़ी ऑफर दी। बाद में प्रीति ने बदला लेने के लिए अपने बाप मोहन पाटिल को मारा, और साथ में उसकी अकाउंटेंट हिमानी को। बाप से दुश्मनी थी, समझ सकता हूं, लेकिन हिमानी को क्यों मारा और अपने बाप को मारा? इतना गुस्सा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बस। हम सीरियसली सच बोल रहे हैं। तो फिर किसने मारा? मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। एक दिन प्रीति के पापा मुंबई आए थे प्रीति से मिलने के लिए, और प्रीति अपने पापा को देखकर बहुत डर गई थी। ये तुम्हारे साथ रहती है? नहीं पापा, ये मेरी दोस्त है, वो पूनम नाम की लड़की रहती है मेरे साथ। अच्छा है। अरे तुम्हारी माँ ने ये भेजा तुम्हारे लिए। लो 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 लो। बेटा मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ। 2 दिन के बाद प्रीति के पापा मुंबई से चले गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन प्रीति के पापा का कॉल आया मुझे। उन्होंने बोला कि जिस होटल में तुम काम करती हो वहां पर मेरे लिए एक रूम बुक करो, आज रात में वहां आऊंगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। सर दिस इज योर रूम। फ्री कब होती है होटल? सर अराउंड 10 o'clock। ठीक है। जी सर। अभी अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। यहाँ आने के बाद मैंने घर की दूसरी चाबी बनवा ली थी। मैं जब आया तो तुम और प्रीति ऐसे, सोचो अगर ये वीडियो मैंने किसी को दिखा दिया तो? तुम समझदार हो, इशारा तो समझ गई हो। मोहन पाटिल फिर बार बार आने लगा। हाँ सर। और तुम अपने नाम पे उसके लिए होटल बुक करती रही। मोहन पाटिल तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था वो हिमानी को पता चल गया था, है ना? लेकिन हिमानी चाहती क्या थी? हिमानी प्रीति को टीन एज से
एक्सप्लॉइट करती थी। जब उसे वो वीडियो मिला तो वो मेरे पास आई। प्रीति जितनी तुम्हें पसंद है उतनी मुझे भी पसंद है। मोहन पाटिल का फोन देखा मैंने। थैंक गॉड बुड्ढे को फोन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। पासवर्ड रखा, वो भी खुद का ना, उसमें मैंने ये देखा। तो तुमने उन दोनों को मार दिया? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा, हमने बस प्लान बनाया। ये आज के बाद अगर आपने मुझे या विधि को कॉल करने की कोशिश भी की ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी और इस उम्र में आप ये बदनामी छीन नहीं पाएंगे, समझे? सर, हमने डिसाइड किया कि प्रीति अब मेरे साथ रहेगी, हम अपनी फैमिली शुरू करेंगे। अच्छा, तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा और कौन है जो तुम लोगों के सबसे ज्यादा करीब हो? सर, आपका शक सही निकला। हिमानी के मर्डर वाले दिन दोनों माँ बेटे मुंबई में ही थे और प्रीति ने जिस लैंडलाइन के बारे में बताया था उसने वाकई उस नंबर पे एक पीसीओ से कई बार फोन किया। उस नंबर की सारी डिटेल्स। सर, ये मिला है। तो तुमने अपनी बेटी प्रीति को बचाने के लिए अपने पति मोहन पाटिल और उसके ऑफिस में काम करने वाली अकाउंटेंट हिमानी को मरवा दिया और इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारे बेटे ने की। क्यों विनीत, तूने मारा उन दोनों को? प्रीति ने बोला इसलिए? प्रीति ने नहीं, माँ ने कहा था प्रीति को तंग कर रहे तो मार दो, तो मैंने मार दिया। तेरी माँ को पता था प्रीति जिंदा है और कहाँ है? लेकिन तेरी बहन तो गई, तेरा क्या होगा? तेरी माँ का क्या होगा? वो है, हाँ, मैं मिला हूँ मैं उससे, हाँ। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख तेरी माँ क्या करती है। विनीत, तू येशील ना माझ्या बरोबर मुंबईला? नमस्ते, आइए। तुमने अपने पति मोहन पाटिल को कैसे मारा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले अपने बाप के डर से, फिर अपने पति के डर से गुजारी थी। इतना सब सहने के बाद भी ना कभी मुझे खुशी मिली
न चैन। मेरे पति ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी, ये मला माहित होता साहब, पर उसकी ये मजाल कि वो उसकी जान लेना चाहता था। दूसरी बार जब उसने प्रीति और सोनम को फोन किया, तेवास मला कळलेलं साहब कि यह आदमी नहीं सुधरने वाला। अपनी बेटी को उसने कभी खुशी नहीं दी, पर जब वो खुद अपनी खुशी ढूंढना चाहती थी तब चला गया उसके पास आग लगाने। मैं ये सब कैसे देख सकती थी? इसलिए मैंने मार डाला। आई रो मत, रो मत, कुछ नहीं होगा, प्रीति को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। जिंदगी में चुप्पी कभी कभी घातक हो सकती है और गुनहगार हमारी खामोशी का फायदा उठा सकता है। अपने बच्चों को यह शिक्षा देना बेहद जरूरी है कि जब भी कभी उनके साथ ऐसी कोई घटना हो तो वो तुरंत अपने बड़ों को इसके बारे में बताएं। मोहन पाटिल ने रिश्तों की गरिमा को तार तार कर दिया। हिमानी ने भी रिश्तों का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। विधि और सोनम के साथ हुए एक हादसे ने उन दोनों के बीच एक रिश्ता बना दिया। ये बेहद जरूरी है कि अगर हम जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हैं तो हम हर रिश्ते के हक को निभाएं, हर रिश्ते को सम्मान दें। सब ठीक हो जाएगा सर। वो बड़े साहब किधर है? फोटो फ्रेम वापस चाहिए सर। जी बोलिए, क्या बात है? सर वो सर हमारे घर पे चोरी हो गई है। वो एक औरत आई और पता नहीं कैसे वो चोरी? सर वो ना, मैं घर पे खाना बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने दरवाजे पे सर वो जान डोंट पैनिक, मैं बात करता हूँ, एक सेकंड। सर मेरा नाम रमेश राज है, ये मेरी वाइफ पुष्पा राज है। हम लोग यहीं मालाड में रहते हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। 2 बजे नहीं, 3 बजे थे। 3 बजा था उस समय। सर उस समय घर पे मैं थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। सर दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैंने खाना ही खाया था, अचानक से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी है। दीदी बच्चे को बहुत जोर से सुसु आई है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मन तो नहीं हुआ कि किसी अनजान को घर में आने दो, लेकिन फिर लगा कि एक औरत ही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, इसलिए मैंने उसे घर में आने दिया। ये वॉशरूम है, तुम यूज कर लो। फिर मैं किचन में चली गई, कुछ काम करने लगी और अचानक से मुझे याद आया कि 10 मिनट से वो औरत हमारे घर में थी। ये अब तक वॉशरूम में क्या कर रही है? सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। वो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने अपना काम खत्म किया। फिर जब मैं हॉल में गई तो मैंने देखा कि क्या आपके घर से सिर्फ एक फोटो फ्रेम चोरी हुआ है और आप दोनों यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आ गए? एक्चुअली वो फोटो फ्रेम कोई आम फ्रेम तो था नहीं, प्योर 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ था। सर हमारे घर के पास ही एक ज्वेलरी शॉप है, वहीं से बनवाया था। 1 लाख का होगा सर वो। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था वेडिंग एनिवर्सरी पे। वाओ। अच्छा, उस औरत को कैसे मालूम पड़ा कि वो फ्रेम गोल्ड का ही था? और अगर वो औरत बच्चे को लेकर चोरी के इरादे से आई होती तो घर का कोई और सामान नहीं ले जाती? पूरा मोहल्ला जानता था उस फ्रेम के बारे में। हमने वो गजेंद्र भाई से ही तो बनवाया था, जो हमारे पड़ोसी हैं। जब इन्होंने मुझे वो फ्रेम गिफ्ट किया था तो ये बात पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई थी। ठीक है, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस औरत का स्केच बनाने में मदद कीजिए। काबड़े सर। सर पुष्पा ने ये स्केच बनवाया है। सर वो औरत जिसने रमेश और पुष्पा के घर से उस कीमती फोटो फ्रेम को चुराया था, उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। कोई चोरी करने वाला पुराना गिरोह? नहीं सर, मैंने हर पॉसिबल तरीके से क्रॉस चेक किया और अपने खबरियों को उसका स्केच भी फॉरवर्ड किया, लेकिन उसका कहीं से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है ये उस औरत की पहली चोरी हो। ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा उसके साथ था वो उसका ना हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है। सर वो आए नहीं। सर मेरे पति गायब हो गए। पहले आप बैठिए। सर
सर मेरे पति रमेश वो सुबह दुकान गए थे, उसके बाद से वो अब तक वापस नहीं लौटे सर। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? सर लंच के बाद उनसे बात हुई थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ पर है दुकान उनकी? सर वो मलाड वेस्ट में स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान है। किस चीज की दुकान है? सर वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स की दुकान है मेरे पति की। मैडम ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग है सबसे। एक बार आप पहन के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए आप। नहीं मुझे कोई और दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये अमेरिकन है, उसका बढ़िया ब्रांड है और इसकी इलास्टिक भी सबसे अच्छी है और इसका कलर भी देखिए। ओके ट्राई करके देखती हूँ। पुष्कर सिंह। हाँ जी सर, मैं ही हूँ, बताइए। रमेश राज तुम्हारा पार्टनर है इस दुकान में, कहाँ हो? सर रमेश तो कल से आया ही नहीं है शॉप पे, और वो वैसे भी रोज रोज नहीं आता है। मैंने उसको कोई फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो उसके घर पे फोन ट्राई नहीं किया? उसकी बीवी उठा लेती तो सर कुछ गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? मेरी भाभी से बनती नहीं सर, उसके जैसी मैंने चरित्रहीन औरत आज तक नहीं देखी। तो मुझे ना मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। ये लो टॉवल, रखना भूल गई थी। जी भाभी। और खाना कैसा लगा? मैंने खास अपने हाथों से बनाया था तुम्हारे लिए। पनीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? जी पर आपको कैसे पता चला भाभी? भाभी मत कहो ना, पुष्पा बुलाओ। अकेले में इतना हक तो है ना तुम्हारा हम पे। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। कुछ बातें समझाई नहीं जाती है पुष्कर बाबू। भाभी सर वो बड़ी अजीब औरत है, वो कोई ना कोई मौका जरूर ताड़ती थी कि मैं उसके माया जाल में फंस जाऊं और उसके बेड तक पहुंच जाऊं। और रमेश, वो जानता है अपनी बीवी की हरकतों के बारे में? नहीं सर, मैंने कभी बताया नहीं। सर हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। सर मैं किसी को बताता तो मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता। रमेश और कहाँ जा सकता? पता नहीं सर, शायद अपनी बीवी की हरकतों की वजह से भाग गया होगा कहीं। उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? सर मैं आपको बता रही हूँ, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर मेरे पति के साथ भी उसी ने कुछ किया है। लेकिन पुष्कर ऐसा क्यों करेगा? मुझे पाने के लिए। और क्यों? मतलब? वो एक नंबर का नीच और गिरा हुआ इंसान है। मुझ पे चांस मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ये लो टॉवल। और खाना कैसा लगा? खाना एकदम तुम्हारी तरह था पुष्पा, बिल्कुल रसीला, लजीज। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो। और अभी तक तो भाभी भाभी बोलते थे, ये नाम से क्यों बुला रहे हो? तो तुम भी मुझे बुला लो, पुष्कर। पुष्कर की पुष्पा। आई लव यू यार। सर मैं एक पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ, और वो पुष्कर एक नंबर का नीच इंसान है। एक थप्पड़ से भी नहीं माना वो। तो आपने ये सब कभी रमेश को बताया नहीं? नहीं सर, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो और उनके धंधे पे कोई असर पड़े। घर में से रमेश का कोई सामान मिसिंग है? नहीं, सब कुछ यही है। एक बार हम खुद देख लें? देख लीजिए। मुंबई के उपनगर मलाड में रहने वाले रमेश राज और पुष्पा राज के घर से दिन दहाड़े 1 लाख का एक कीमती फ्रेम चोरी हो जाता है। चोरी करने वाली महिला बड़े आराम से एक बच्चे के साथ आती है और वारदात को अंजाम देकर चली जाती है। पुलिस इस महिला का पता लगा ही रही होती है कि ठीक अगले दिन रमेश राज लापता हो जाता है। आखिर कहां गया था रमेश? क्या हुआ था उसके साथ? इस सब के बीच पुलिस के हाथ लगी थी एक कहानी जो रमेश का पार्टनर पुष्कर और रमेश की बीवी पुष्पा सुना रहे थे। कामड़े, इन सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगालो, तभी पता चलेगा कि पुष्पा और पुष्कर दोनों कितने पानी में हैं। सबकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सबके बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, सावंत का फोन था। रमेश की लोकेशन हिस्ट्री आ चुकी है। उसकी लास्ट लोकेशन कांदीवली गुरु नानक नगर थी। चलो। क्या है? हमारी हिम्मत कैसे पुलिस के सामने झूठ बोलने की? मैं तुम पे चांस मारती हूँ, मैं तुम पे लाइन मारती हूँ। हाँ, तुम मुझ पे चांस मारते हो, तुम मुझ पे लाइन मारती हो। तुम तो हमेशा से ही चाहते थे मेरे नजदीक आना, वो तो मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आई, वरना न जाने क्या कर बैठती। बोलो ना क्या करती, बोलो। अब भी तुम्हारे करीब, बोलो क्या करती, बोलो। क्या करूंगी मैं? तुझे दिखाती हूँ आज क्या करूंगी मैं। आज तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं।
तो पवित्र हूँ, पतिव्रता हूँ, ये सब कैसे किया मैंने? भाभी के बारे में सुना बहुत था, आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्यों भाभी? पुष्कर, सच बताओ, कहीं मेरे करीब आने के लिए तुमने रमेश के साथ तो? अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? हाँ सर, वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया था रमेश के घर से। रमेश को कैसे जानती हो और उस फ्रेम के बारे में कैसे पता चला? सर, रमेश मेरा पति है और ये हम दोनों का ही बच्चा है। रमेश तुम्हारा पति है? हाँ सर, अक्सर वो घर से बाहर ही रहता था काम के बहाने से। पूरे दिन मेरा फोन नहीं उठाता था। मुझे शक हुआ कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से उसे फोन तक उठाने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए एक दिन मैंने उसका पीछा किया। तब मुझे रमेश और पुष्पा के बारे में पता चला। उसने मेरे अलावा किसी और से शादी कर ली थी। और इस वजह से तुमने 1 लाख रुपए का फोटो फ्रेम चुरा लिया? नहीं सर, वो फोटो फ्रेम 1 लाख का ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो बस उस फोटो फ्रेम से रमेश और पुष्पा की फोटो चुराना चाहती थी, सबूत के तौर पे। लेकिन पुष्पा की बताई हुई स्केच जब रमेश ने देखी तो वो समझ गया कि वो फोटो फ्रेम मैंने ही चुराया है। उसे लगा था कि ये सब मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा। धोखा देते हो ना, धोखा देते हो ना। शर्म तो आई नहीं तुम्हें? दूसरी शादी करके बैठे हुए मुझे बताया करने तुम्हें। धोखा देते हो तुम मुझे। क्या? मेरी बात सुनो बाबू प्लीज। अरे सुनो। क्या सुनो? नहीं सुनना है मुझे कुछ भी। कुछ नहीं सुनना है तुमने। धोखा देते टाइम तो शर्म नहीं आई थी ना? नहीं। एक बात, मेरी बात सुनो। ये जो हरकतें की है ना, मुझे क्यों नहीं बताया था पहले? न बेटा, तुम्हें हमारे बच्चे की कसम। मेरी बात सुनो, पुष्पा और मेरी शादी को काफी वक्त हो चुका था। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात तो सुन लो नम्रता। मेरी उस औरत के साथ कभी बनी भी नहीं। रोज तो हमारी लड़ाई होती थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था। कहां से होगा बच्चा जब प्यार ही नहीं था? प्यार नहीं है? नहीं, जिस तरह के प्यार की मुझे जरूरत थी वो सिर्फ मुझे तुमसे मिला नम्रता। अच्छा, तो एक काम करो, उसको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ पूरी तरह से। मकान दुकान सब उसी के नाम पे है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने इसके अलावा तुमसे कुछ नहीं छुपाया, कसम से। माफ कर दो ना प्लीज। देखो प्लीज। 1 मिनट। ये लो अपना सामान। निकलो, सामान उठाओ, सामान उठाओ। मैं निकल रहा हूँ। निकलो यहाँ से। उसके बाद रमेश कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता सर, गया होगा उसी चुड़ैल के पास। कमरे, रमेश तो काफी टेढ़ी खीर निकला। 2 बीवियां, 2 अलग जिंदगी, और दोनों को बड़ी सफाई से उल्लू बना रहा था। पुष्पा के हिसाब से वो रमेश के साथ काफी खुश थी। इसका मतलब रमेश ने नम्रता से झूठ बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा को रमेश का ये सच पता चल गया हो और उसने गुस्से में आके रमेश को कुछ कर दिया? पर सर, अगर ऐसा होता तो पुष्पा खुद आकर मिसिंग रिपोर्ट क्यों दर्ज करा दी? कामड़े, कभी कभी चोरी होने पर सबसे ज्यादा शोर चोर खुद मचाता है। हो सकता है पुष्पा भी ऐसे ही कर रही है। सर 1 मिनट। हेलो सब इंस्पेक्टर कामले। क्या? ठीक है, हम पहुंचते हैं। सर, गोकुलधाम सोसाइटी में एक औरत की लाश मिली है। तो अब तक जिस चोर की तलाश पुलिस को थी वो चोर कोई और नहीं बल्कि रमेश की दूसरी बीवी नम्रता थी। और नम्रता और रमेश का एक बच्चा भी था। पुलिस के सामने बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिरकार 2 औरतों का पति रमेश गायब कहां था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि धोखे के जख्म ने इन दोनों पत्नियों में से किसी एक को ऐसा घायल किया था कि उसने रमेश के साथ अपना हिसाब बराबर करने के बारे में सोचा। रमेश के जाने के बाद उसकी पत्नी पुष्पा और उसके पार्टनर पुष्कर का प्रेम प्रसंग जोरों पर था। और वहीं दूसरी तरफ इस केस के अगले मोड़ पर पुलिस के लिए एक ऐसी अनहोनी इंतजार में थी जिसके होने से इस केस का रुख बदलने वाला था। सच बताओ, कहां छुपा रखा है अपने पति को? कहां है तुम्हारा पति? कहीं नहीं छुपाया सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं? आप चाहें तो पूरे घर की तलाशी ले लें। पूरे घर की तलाशी ले लूं? पूरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक। मुझे देखना होगा कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है तुमने। और अगर तुमने कोई हथियार छुपाया होगा ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे देखना होगा कहीं कोई
हथियार छुपा के तो नहीं रखा है तुमने? तो ये है तुम्हारा पहला हथियार, तुम्हारे बाल, ये तुम्हारी आंखें, ये तुम्हारा दूसरा हथियार। अब तुम्हें सजा मिलेगी। सलाम सर। जय हिंद सर, PSI सत्यजीत कदम। सर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इस लड़की की लाश मिली। रिसेंटली मुझे आपके थाने से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे रमेश राज के, और मुझे इस घर से ये मिला है। सर ये रमेश का केस तो और भी उलझता हुआ दिख रहा है। सर इस लड़की का नाम श्रुति राज है। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान है? नो सर। लगता है किलर कोई जान पहचान का ही था, इसलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं। सर रमेश और श्रुति के फोटोज तो कहीं और ही इशारा करते हैं, और इस औरत के साथ रमेश का क्या संबंध? हो सकता है कि ये श्रुति रमेश की तीसरी बीवी हो। मैं तो पवित्र और पतिव्रता हूँ, मैंने ये सब एक बार फिर से कैसे कर लिया? पुष्पा मेरी जान, छोड़ो ना बेकार की बातें। अब जब पति चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? वहां कोई है पुष्कर? खिड़की पे। ज्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी वो, और उसके घर पे भी उसके पति के अलावा किसी को आते जाते नहीं देखा। मेरा मतलब मैंने उसके मायके और ससुराल वालों को कभी आते जाते नहीं देखा। कभी कभी बात होती थी मेरी उससे, बताती थी उसका पति बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगी। 3 साल से नम्रता के साथ शादी और 2 महीने से श्रुति के साथ, ये सब झूठ है। आज के टाइम पे रमेश जैसा अच्छा पति किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, क्या ये सब वाकई में सही है? क्या रमेश ने मुझे सच में धोखा दिया है? और ये श्रुति को किसने मारा? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रमेश के नाम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। सर उसका नाम तो रमेश ही था ना? नहीं, या फिर आप बाद में कहोगे कि उसका नाम रमेश ही नहीं था। सर रमेश 3 बीवियां रखता था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। कहीं तीसरी वाली को भी रमेश ने तो नहीं मार दिया? सर पति पत्नी के बीच में तो कभी कभार झगड़े होते ही रहते हैं ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे धोखा देगा। आपको पता है रमेश के रहते मैंने कभी किसी और की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा। देखिए आपकी साथ ही नहीं, बाकी शादियों में भी उसकी यही रिपोर्ट है। श्रुति और नम्रता के लिए भी वो एक बहुत अच्छा पति था। आप ही बताइए, एक साथ एक ही बार तीनों बीवियों से वो सच्चा प्यार करता था? सर मैंने श्रुति के बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की और रजिस्टर भी चेक किया और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन 3 तारीख की शाम को ऐसा कोई भी आदमी वहां पे नहीं आया जिस पे हमें शक हो, और रमेश भी उस दिन उस बिल्डिंग में नहीं आया था। श्रुति की बॉडी को भी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। हो सकता है श्रुति की अपने परिवार वालों से काफी कम बात होती हो और इसीलिए वो लोग श्रुति के मर्डर से बेखबर है। श्रुति के परिवार वालों का पता करो और श्रुति के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सब भाड़ में गई पवित्रता और पतिव्रता। साला मेरे पीठ पीछे कहां कहां मुंह मारता फिरता था। मैं यहाँ उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती रही। जानू ये जानू वो, मीठी मीठी बातें करता रहा और मुझे फुसलाता रहा और खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पुष्पा मेरी जान, उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की, तुम भी उसके साथ चीटिंग करो। चीटिंग करो बस। मैं तो कहती हूँ कि रमेश मिले ना मिले, मर जाए ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो वापस आ गया ना उस दिन ही उसे तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे।
क्या हुआ? पुष्पा, हमारा मिलना, हमारा मजे करना ओके, लेकिन गलती से अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना ही होगा। मैं दूसरी बार धोखा नहीं खा सकती पुष्कर। ये सब उस आदमी की वजह से ही हुआ है। हमने श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश की। किस आदमी की बात कर रही हो? वही कमीना रमेश छीन कर ले गया हमारी बेटी को हमसे। जब से वो श्रुति की जिंदगी में आया ना, सब कुछ खत्म हो गया। हमने कितनी कोशिश की श्रुति को समझाने की, यहाँ तक कि हमने उसे समझाने के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया। तेरे दिमाग में क्या गोबर भर गया है जो तू सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस रमेश के साथ तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है? अरे 2 शादियां कर चुका है वो, दूसरी बीवी से उसे एक बच्चा भी है। Who cares, Dad? और वैसे भी किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखनी चाहिए। चलो मान लिया वो कमीना है, पर है तो मेरा ही ना। I love him, Dad, and this is enough for me. मैं उसी से शादी करूंगी। सर, रमेश की तीनों बीवियों में से सिर्फ एक श्रुति थी जिसे रमेश की सच्चाई शुरू से पता थी, और कुछ दिन पहले बस नम्रता को इन सब के बारे में पता चला। हाँ कमरे, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसे रमेश पे शक कैसे हुआ? सर, एक औरत को पता चल ही जाता है कि उसके पति का कहाँ और क्या चल रहा है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि रमेश बहुत अच्छा पति था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। नहीं सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे 1% भी आइडिया नहीं था उसकी बाकी की बीवियों के बारे में। अच्छा, 6th सेंस। हाँ, ये देखिए, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आपने लगातार कई बार श्रुति से बात की है। देखिए पुष्पा जी, आपके दर्द को देखकर हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, पर एक दर्द आपका ये कॉल डिटेल्स भी हमें दे रहा है। जरा इस पर मरहम लगाने का काम करेंगे आप? खड़क तो मुझे ये बात भी रही है कि आखिर रमेश गायब है, श्रुति मर चुकी है, लेकिन आप लगातार श्रुति से फोन पे टच में थी। सर, वो एक्चुअली श्रुति मिली थी मुझे। उसने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैं उसके कांटेक्ट में आई। देखो नम्रता, मुझे पता था कि तुम फोन पर बोल देने से विश्वास नहीं करोगी, पर आपको तो प्रूफ ना। अब विश्वास हुआ? सिर्फ मैं और तुम नहीं, एक और बीवी है रमेश की, पुष्पा। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, और तुम्हारे साथ तो बच्चा भी है रमेश का। चलो, बच्चे का खर्च तो मैं निकाल दूंगी, दर्द जो समझती हूँ तुम्हारा, तुम बस उसे भूल जाओ। हाँ, वो अब सिर्फ मेरा है। सर, उन फोटोज को देखकर मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगा कि वो लड़की झूठे फोटोज दिखाकर, झूठी बातें करके मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, जब वो मेरे कांटेक्ट में आई तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिन पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे क्या रखा है धोखेबाज पति में, छोड़ दे उसे। तेरी जैसी 2 और बीवियां हैं उसकी। देख, तू जो भी है, तेरे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बात पे मैं अपने पति पर से विश्वास थोड़ी खो बैठूंगी। इतने सालों का साथ है हम दोनों का। तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ये जानने के लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, समझी? सर, मैं तो पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ। मैं रमेश के अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ जाके रमेश को बताया। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। कह रही थी कि मेरे अलावा तुम्हारी और भी बीवियां हैं और तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। जानू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे सकता है? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम रमेश? इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। थैंक यू जानू। ये कोई भी हो, किसी न किसी बात पर दुश्मनी जरूर निकाल रहा है मुझसे। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कौन है। तो ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि
ये सब बातें मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? सर मुझे रमेश की दोनों बीबियों पुष्पा और नम्रता की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के टच में श्रुति आई हो और श्रुति ने इन दोनों से रमेश की जिंदगी से जाने के लिए कहा हो और इसी बात को लेकर इन दोनों ने श्रुति को मार दिया हो। और सर रमेश भी काफी वक्त से लापता है, हो सकता है कि इन दोनों ने रमेश को भी मार कर कहीं पे ठिकाने लगा दिया हो। कामड़े, ये भी तो हो सकता है कि जब श्रुति रमेश की सच्चाई सबके सामने ले आई तो रमेश को श्रुति से खतरा होने लगा और रमेश ने श्रुति को मरवा दिया हो और वो अब कहीं भाग गया। और सर ये भी बात गौर करने वाली है कि अब तक उसकी किसी भी बीबी ने उसकी बुराई नहीं की है। सबके लिए वो एक अच्छा और केयरिंग पति था। लेकिन इतना पक्का है कामड़े, ये रमेश काफी शार्प है। रमेश मेरा पति है, मेरे पति है। क्या हो रहा है सब? सर ये मेरा पति है, ये रिपोर्ट नहीं लिखा रहे सर। सर देखिए तो सही आप। सर ये मेरे पति हैं सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। मेरा पति कंप्लेंट तो लिख लीजिए। ये मिसिंग है सर। क्या बोल रहे हैं सर? सर मेरा पति है सर। आप लोग शांत हो जाइए, सबसे पहले शांत हो जाइए। एक एक करके अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए। किशोरी, सगन जी स्टेटमेंट क्या? सर ये केस तो और भी सेंसिटिव होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इस रमेश ने और कितनी औरतों को चूने लगाया होगा। सवाल ये उठता है कामड़े कि अब ये रमेश है कहाँ? अब तक ये केस सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस का केस लग रहा था, जहां रमेश की 3 पत्नियों पुष्पा, नम्रता और श्रुति का नाम पुलिस के सामने आया था। इन तीनों में से श्रुति का कत्ल हो चुका था और रमेश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन श्रुति का कत्ल किसने और क्यों किया था? श्रुति पुष्पा और नम्रता दोनों के साथ संपर्क में थी और श्रुति ने ही इन दोनों को रमेश की सच्चाई बताई थी। श्रुति की हत्या को लेकर पुलिस के सामने 2 थ्योरीज थी। एक तो ये कि रमेश की पत्नियों में से ही किसी ने गुस्से में आकर श्रुति का मर्डर कर दिया था, या फिर ये कि अपनी पोल खुलते देखकर रमेश ने ही श्रुति को मौत के घाट उतार दिया था और खुद कहीं गायब हो गया था। आखिर सच था क्या? श्रुति की हत्या और रमेश का गायब होना इस केस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए था। कामड़े, फिलहाल हमारे पास रमेश का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, यानी 2010 से लेकर के अब तक का। जनवरी 2010 में उसने पुष्पा से शादी की, अप्रैल 2011 में सपना से, 2012 में उसने 2 शादियां की, ऋतु और सानिका, 2013 में नम्रता, 14 में करुणा, 15 में अर्चना और 2016 में श्रुति। न जाने और कितनी औरतों से उसने शादियां की होंगी। सर एक बात और, आज जब मैंने श्रुति के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से अच्छी तरीके से खंगाली तो एक बात पता चली। श्रुति ने रमेश की लगभग हर बीबी को ट्रेस किया। उसके कॉल रिकॉर्ड में मुझे सबके नंबर मिले। श्रुति ने सामने से कभी ना कभी इन सबको कॉल किया था सर। हो सकता है श्रुति ने ये सारे नंबर रमेश के मोबाइल से निकाले हो। 2 चीजें हैं कामड़े, या तो ये रमेश पागल है या ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। अब अगर मान लो कि ये कोई स्कैम है, तभी सवाल ये उठता है कि रमेश इतनी सारी औरतों के साथ कंटिन्यूअस रिश्ते में क्यों रहा? सर एक मिनट। हेलो, क्या? सर बॉडी पे मल्टीपल स्टेबिंग है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर आपने फोन किया था ना? हाँ साहब। कब देखा ये आपने? रोज की तरह आज फिर मैं इसको बुलाने के लिए आई थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो ये सर, घर से सारा कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान गायब है। ये केस लग तो रॉबरी का रहा है। पिछली बार इस घर में नम्रता घुसी थी, इस बार कौन हो सकता है? सर ये रमेश हो सकता है। वैसे भी बिना पैसों के कितने दिन यहाँ घूमता। उसने खुद ही पैसे घर पे रखे थे और जरूरत पड़ी तो लूट के ले गया। सर एक मिनट। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश कामले गया क्या? ठीक है, आप उसे तुरंत अरेस्ट करके यहाँ पे डिपोर्ट करने की तैयारी कीजिए। हम अथॉरिटी लेटर फॉरवर्ड करते हैं। सर पटना पुलिस से फोन था, पटना के मोरे लोग में रमेश को देखा गया। अरे बेटा, तो एक शांति से खेलो ना, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? और आप भी ना कुछ नहीं बोलते इन्हें।
सर प्लीज सर फेस पे नहीं, तेरा थोबड़ा खराब हो जाएगा और बाकी औरतों को शादी के जाल में फांस नहीं पाएगा। 9 औरतों के साथ तूने शादी की, सबको उल्लू बना के लूटा और पुष्पा और श्रुति का मर्डर किया। सर एक सेकेंड, मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ। सर मैंने आज तक किसी को फिजिकली हर्ट तक नहीं किया है, ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की है मैंने। उस दिन नम्रता से लड़ाई हुई, उसके बाद मैं वहां से चला गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। नम्रता, श्रुति और पुष्पा तीनों को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया था। अब गुस्सा होने से तो कोई फायदा था नहीं, मुझे लगा शांति से काम लेना चाहिए। सर लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिकट ली और सीधा अपनी पहली बीबी सिमोना के पास पटना चला गया। मुझे मालूम है सर, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना। एक सेकेंड सर, ये देखिए, ये टिकट है। अब आप मुझे मार के, पीट के या फिर किसी से भी पूछताछ करके तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर मैं एक ही बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, जब श्रुति का मर्डर हुआ तब मैं ट्रेन में था। साहब जब अचानक इतने महीनों बाद ये आए तो टीवी पे इनका मिसिंग रिपोर्ट और उन 2 औरतों की खून की खबर चलने लगी, तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सच क्या है। सर मैं खुद ही आने वाला था पुलिस स्टेशन आप लोगों को सब सच सच बताने के लिए। मैं आता इससे पहले आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और सर जहाँ तक पुष्पा की बात है ना, आप पटना में जाके मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर लीजिए। मैं उस वक्त वहीं था अपनी बीवी सुमनों के साथ। मैं मानता हूँ सर, मैंने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी लड़कियों से शादियाँ की, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे लूटे, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर, कसम से। पुष्पा मर गई, श्रुति मर गई, तो आप लोग सीधा मेरे पास चले आए। सर 2 साल के बच्चे को लेकर 2 लोगों का खून कर दूंगी मैं। ना करने की भी कोई वजह नहीं है ना नम्रता। रमेश से तुम बहुत प्यार करती हो, बच्चा है, बच्चे के पीछे रमेश का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए तुमने उसकी दोनों बीवियों को बारी बारी से अपने रास्ते से हटा दिया? सर फिर तो मुझे वो सीरियल किलर बन जाना चाहिए। सर मेरी जिंदगी रमेश के पीछे पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब वो अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी करे, बच्चे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने रमेश के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। 3 तारीख की शाम जिस वक्त श्रुति का मर्डर हुआ उस वक्त वो मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन 12141 लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों खून किसी और ने किए। मेरा मतलब है कि दोनों मर्डर्स के पीछे 2 अलग लोग और 2 अलग मोटिव्स हो सकते हैं। कामरा में इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, कोई तो कड़ी है जो मिसिंग है। सर कुछ पता चला कि ये सब किसने किया? बहुत कुछ पता चला है और बहुत कुछ पता करना बाकी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। गेहूं चले चल क्या बाहर निकल। अरे सर मैंने क्या किया? सुनिए सर, मैंने कुछ सर सुनिए तो सर। बहुत खुश हुआ होगा ना पुष्पा की मौत से, तेरी बनती नहीं थी ना उससे। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बनती नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी मौत से मैं खुश हो जाऊं। सब रमेश के जाने के बाद मैंने सोचा कि हर महीने उसके हिस्से का पैसा मैं उसकी पत्नी को दे दिया करूं, लेकिन अब तो काफी ऊंचे ख्याल है तेरे। बहुत सोचता था ना रमेश और पुष्पा के बारे में। एक बात बता, रमेश के गायब होने के बाद तेरे अंदर ऐसा कौन सा महात्मा जाग गया कि तू रोज पुष्पा के घर जाने लगा? पुष्पा तुझसे अंडरगारमेंट्स तो खरीदती नहीं होगी, फिर घंटों वहां क्या होता था? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें रमेश के जाने के बाद पुष्पा से तेरे फ्रीक्वेंट कॉल्स और पुष्पा के पड़ोसी जिन्होंने तुझे पुष्पा के घर रात बेरात आते हुए जाते हुए देखा है और 2-2, 4-4 घंटे रुकते हुए देखा है, उन्होंने आधा पिक्चर तो क्लियर कर दिया, बाकी बचा आधा पिक्चर तू क्लियर कर। साहब मैं रोज दुकान बंद करने के बाद पुष्पा के पास जाता था उसको हिसाब देने, सारा का सारा हिसाब देता था और कब कहाँ कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बेचना है, कौन सा क्या करना है, सिर्फ पुष्पा से डिस्कस करता था मैं। इधर कॉल रिकॉर्ड्स, और ये तेरे एमएमएस जो तुम दोनों एक दूसरे को भेजते थे, और बाकी बच्चा पुष्पा के पड़ोसी हमें बता चुके हैं। सब बता दो, मारिए नहीं, सब मारिए। हाँ साहब, मेरा और पुष्पा का संबंध था, लेकिन साहब रमेश के गायब होने के बाद था।
साहब वो हमसे शादी करने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पुष्पा चाहती थी कि तू अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर ले। पहले तो तूने बहुत मजे मारे, लेकिन जब पुष्पा तेरे गले पड़ने लगी और तुझे अपनी जिंदगी में मुश्किल आती हुई दिखी तो तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, ये छोटी मुसीबत को बचाने के लिए मुसीबतों का फाड़ अपने सर पे नहीं लूंगा साहब। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब। मेरी बात पे यकीन मानो साहब आप। पुष्कर और इस केस से जुड़े सब लोगों की सारी हिस्ट्री निकालो। फिलहाल हमारे लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स हैं। सर, मैंने श्रुति का बैकग्राउंड और कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया। एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। एक नंबर है जिसपे श्रुति के फ्रीक्वेंट कॉल्स थे। सर, मैंने पता किया तो वो नंबर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का निकला। राहुल रंजन उसका नाम है सर। बुलाओ उसको थाने। सर। अरे साहब, क्या किया आप लोगों ने हमारे पति के साथ? इनकाउंटर कर दिया क्या? हे भगवान, कहीं मार तो नहीं दिया हमारे पति को? देखिए, वो हमारी कस्टडी से भाग गया है, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। कमले, सारे पीसीआर वैन्स को अलर्ट करो, खबरियों को एक्टिव करो और सारे पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट करो। ये रमेश किसी भी हालत में बच के निकलना नहीं चाहिए। सर। सर, श्रुति ने ही मुझे हायर किया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में जानने के लिए, और उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में पता करने के लिए। जी हाँ साहब, राहुल रंजन को पहले हमने ही हायर किया था श्रुति के सामने रमेश की पोल खोलने के लिए। सर, रमेश का केस मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो फरेब कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बड़ी सफाई के साथ कौन कर सकता है, लेकिन मर्डर जैसा संगीन अपराध वो कभी नहीं करेगा। सर, एक डिटेक्टिव को तो अपने आसपास के लोगों की परछाई के भी राज पता होता है। आपको क्या लगता है श्रुति को किसने मारा होगा? सर, श्रुति को किसने मारा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले ये रहा तुम्हारा अब तक का हिसाब। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ओके, पर आपके हस्बैंड की इतनी बार शादी हो चुकी है, इतने बीवी बच्चे, कैसे हैंडल करेंगे आप खुद को और इस रिश्ते को? आई थिंक दैट्स माई पर्सनल मैटर। और वैसे भी मैंने किसी और शख्स को हायर कर लिया है जो ये सब सॉल्व करने में मेरी मदद करेगा। सर, श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो नहीं लगता कि उसने किसी शख्स को हायर किया होगा, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैं भी उससे फोन पे बात ना करके फेस टू फेस मिलती हूँ। एक काम करो, श्रुति की बिल्डिंग का मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर, मैंने श्रुति के मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, उसमें से एक शॉकिंग फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर, चल बोलना शुरू कर। सर, पुष्पा को जो फोन कॉल आया था उसने मुझे बताया था। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। वो नंबर मैंने चेक किया तो श्रुति का निकला। श्रुति मेरे लिए पागल हो चुकी थी। वो मुझे खुद के पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। साहब, वो क्या काम करते थे हमें पहले से ही पता था। लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लड़कियों को बातों में फंसाना,
झूठी शादी करके पैसा लूटना, इनकी इसी कमाई से ही हमारा पटना का घर बना था। फिर मैंने सुमोना को श्रुति के पास भेजा। हे भगवान, कौन सी गलती की थी हमने जो इतना बड़ा सजा दिया? अरे इतना बड़ा धोखा भगवान, ना जाने किस किस के साथ क्या क्या किया होगा उसने। हो गया मेलोड्रामा, अब मुझे बताओगी कि आगे क्या करना है? अरे हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा धोखा मिला है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भगवान मैं क्या करूं? देखो, तुम उसकी सबसे पहली बीवी हो और अगर तुम चाहो तो उसकी जितनी भी शादियां हुई हैं वो सारी इनवैलिड हो सकती हैं। और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इतने पैसे जितने तुमने आज तक कभी गिने भी नहीं होंगे। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? सिंपल, रमेश के लिए, एंड आई कैन अफोर्ड दिस। और तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? बोलो, लॉटरी खोल रही हो तुम्हारे लिए, श्योर शॉट बम्पर प्राइज, ताकि वो मेरा हो जाए, बिकॉज आई लव हिम एंड आई वॉन्ट हिम। ये 3 तारीख है श्रुति के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, यानी कि मर्डर के समय की। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा श्रुति को? वो साहब हमारा पूरा धंधा चौपट करने में लगी थी, सारा खेल बिगड़ जाता। और साहब प्लान के मुताबिक उस दिन रमेश पटना के लिए ट्रेन पकड़े और साहब हम सुमोना, तुम धोबी कब से बन गई? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अभी बताती हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? और पुष्पा, उसे क्यों मारा? नहीं सर, कसम से ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो सिर्फ नजरें जमाए हुए थे। मेरा पैसा उस घर में पड़ा हुआ था, मौका देख के कि घर में कोई ना हो तो हम घर में अंदर चले जाएं। इन्होंने जितना पैसा निकाला था सारा पुष्पा के घर में ही रह गया। हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए जैसे ही हमने पुष्पा को घर से बाहर जाते हुए देखा, चोरी से उसके घर में घुस गए। हम घर के अंदर जाते ही गहने और रोकड़ा उठा ली, लेकिन तभी पता नहीं कहां से वो पुष्पा आ गई। इतना सोचा, इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की, लेकिन एक चीज सोचना भूल गए, बुरे कामों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अब काटो सजा जेल में और छोड़ो अपने बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में। एटलीस्ट तुम जैसे क्रिमिनल्स में तो बड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, जब दिल दिमाग पर हावी हो जाता है तो दिमाग दिल के आगे घुटने टेक देता है और इंसान ना चाहते हुए भी सही और गलत का फर्क भूल जाता है। श्रुति अगर चाहती तो रमेश को बेनकाब कर सकती थी, अपनी और पुष्पा की जान बचा सकती थी और शायद कई और जिंदगियों को भी उजड़ने से बचा सकती थी। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।